नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग की, जिसमें हमने पर्वतमालाएं और पठारों की बात करी थी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भारत के तटीय मैदानी प्रदेश की। ये हमारा भारत का चौथा भौतिक भूभाग है। हमने फर्स्ट लेक्चर में लिखा था ना, हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। इस लेक्चर में जो हमें बात करनी है दोस्तों, वो बात करनी है भारत के तटीय मैदान, यानी कि इनको अपन कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या चीज़ है, इनकी लोकेशन क्या है, मैप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखें, देखिए हिमालय पर्वतमाला से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। हिमालय पर्वतमाला से ही आप देखें तो गंगा, है ना, यमुना, इधर से देखें तो ब्रह्मपुत्रा, इधर से आप देखें तो सिंधु, झेलम, चिनाब, है ना, इधर रावी, व्यास, सतलुज, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, सब कुछ है वहाँ पर। बट इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी नदियाँ हैं। जैसे आप इधर जाएं, आपको मिलेगी नर्मदा, ताप्ती, है ना, इधर पंबा, पेरियार, भरतपुजा, शरावती, वाराही, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ। बड़ी नदियों की बात करें तो इधर महानदी, गोदावरी, है ना, इधर से कृष्णा, कावेरी, है ना, कई सारी बड़ी नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ जो है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये भी तो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है ना। तो इनके द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी है, उससे भारत के इन जगहों पर, मैदानी प्रदेशों पर क्या हुए हैं, मैदान बन गए हैं। इन्हीं को हम तटीय मैदान बोलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये देखिए, ये कौन से हैं, ये हमारे हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये पश्चिम, ये पूर्व। तो अपने को क्या करना है, इन्हीं की बात करनी है अलग अलग। जैसे अपन यहाँ लिख देते हैं, तटीय मैदानों को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपन कर सकते हैं, अपन पश्चिमी तटीय मैदान, एक अपन कर सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। देखो, पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कम चौड़े हैं। ये कम चौड़े क्यों है भाई? ज़्यादा तो हिस्सा तो पश्चिमी घाट ले जाता है, इसलिए ये कैसे है, कम चौड़े हैं। फिर दूसरी तरफ देखो, ये अधिक चौड़े हैं। ये कैसे हैं, अधिक चौड़े, क्योंकि पूर्वी घाट बिखरा हुआ है, टूटा फूटा है, तो ये कैसे हैं, अधिक चौड़े हैं। फिर देखो, यहाँ पश्चिमी तट पे जो प्रमुख नदियां है ना, प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। फिर इस तरफ देखो आप, तो प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। उधर जाओगे तो कौन कौन सी मिलेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उपरोक्त नदियां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को ज्वारमुख नद भी बोलते हैं अपन। और ये नदियां, उपरोक्त नदियां डेल्टा बनाती है। ठीक है। डेल्टा और एस्चुरी में आप फर्क समझते हैं। नदी जब समुद्र में सीधा जाके गिरे, खड्डे नुमा संरचना बना ले, तो उसको तो अपन बोलते हैं एस्चुरी। और समुद्र में गिरने से पहले जब नदियां अनेक छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं, तो इसको अपन कहते हैं डेल्टा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एस्चुरी और डेल्टा दिखता कैसा है। एक मिनट।
छोटा सा मैप है, ये देखिए आप, देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है ना। जैसे देखिए आप, इसमें क्या हुआ, नदी सीधा समुद्र में जाकर गिर गई है ना, सीधा। तो यहाँ पे क्या होता है, गहरा खड्डा बन जाता है, ये एस्चुरी है, ये क्या है, एस्चुरी। और जब नदी आप देखिए आ रही है और नदी अनेक अलग अलग धाराओं में बढ़ जाए, अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाए, है ना, इनके बीच में ऐसे ज़मीन आ जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन डेल्टा बोलते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं कि जो नदियाँ अरब सागर की तरफ जाती हैं, अरब सागर की तरफ जा रही है, जैसे नर्मदा और ताप्ती जा रही है, ये एस्चुरी बनाती है। जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या बनाती है, ये एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो बस यही बात हमने इसमें लिखी है, क्या, पश्चिमी तट की नदियाँ नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, जबकि गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलो फिर देखिए अगली बात करते हैं अपन। पश्चिमी तट पर 6 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह, इसको आप और क्या कह सकते हैं, पोर्ट स्थित है। ठीक है, आप देखें अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो ये पोर्ट कौन कौन से हैं, देखिए ये होंगे कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मारमा गोवा, मंगलुरु और कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरल में है। मंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में है। मारमा गोवा, गोवा, नहावा शेवा और मुंबई, ये दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो ये 6 प्रमुख बंदरगाह क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर बड़े जहाज आकर रुकते हैं ना, उसको अपन बंदरगाह बोलते हैं। तो भारत में आधिकारिक रूप से टोटल 13 बंदरगाह हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जहाँ से हम विदेशी व्यापार करते हैं। टोटल कितने हैं, 13 हैं। 6 आपको यहाँ पर मिल गए पश्चिमी तट पर। ऐसे कैसे, हमारे 6 पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर 6 प्रमुख बंदरगाह स्थित है। सेम बात इसमें भी, आप उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ जाओ तो आपको मिलेगा कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरन, चेन्नई और तूतीकोरन। इसमें से आप देखो चेन्नई और तूतीकोरन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप कहाँ पर है, पारादीप ओडिशा में है। कोलकाता और हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो 6 और 6। भारत का जो 13वां नवीनतम बंदरगाह है ना, मैं लिख देता हूं, भारत का 13वां नवीनतम बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है, समझ रहे हैं आप। और पोर्ट ब्लेयर आपको कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। तो कभी आपसे पूछ ले कि भारत में आधिकारिक रूप से टोटल कितने बंदरगाह है, तो आपका जवाब क्या होगा, हमारे पास टोटल 13 बंदरगाह है। ठीक है, एक तो बात हुई ये। फिर देखो कुछ बंदरगाहों से संबंधित सवाल है, जैसे नावा शेवा, मुंबई के पास है ना नावा शेवा, इसको बोलते हैं जवाहर लाल नेहरू पोर्ट। नावा शेवा का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और
यह भारत का पहला पूरी तरह कंप्यूटरीकृत बंदरगाह था। अब तो सारे हो गए, सारे ही मॉडर्नाइज हो गए, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड हो गए, बट पहला जो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड हुआ वो कौन सा था? ये। फिर देखो जो कांडला बंदरगाह है ना, कांडला बंदरगाह का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ऐसे कि ऐसे ही कोलकाता पोर्ट है ना, कोलकाता पोर्ट का नया नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ऐसे कैसे अपने पास एक और है, आप याद रख सकते हैं कि भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, कभी आपसे पूछ ले सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, तो आप बोलेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जहां पर बड़े बड़े जहाज, समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज तटों पर आकर खड़े होते हैं ना, उसको अपन बंदरगाह बोलते हैं। फिर देखो भारत का सबसे पुराना, क्या? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो है चेन्नई। वो कौन सा है? चेन्नई। देखो बंदरगाह एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप मान लो कि अपना कोई समुद्र का तट होता है ना, तो समुद्र के तट पे क्या होता है, धीरे धीरे गहराई बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती गहराई। जैसे ये नॉर्मली कोई समुद्र का तट है, अब आपका कोई बड़ा जहाज है, वो यहाँ तक आ ही नहीं सकता, नीचे टकरा जाएगा। पर जहाँ पर बंदरगाह होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, पहले से ही बहुत ज़्यादा गहराई होती है। कोई भी बड़ा जहाज है ना, सीधा यहाँ पे आके खड़ा हो सकता है, बिल्कुल तट के ऊपर खड़ा हो सकता है। आपको जो भी सामान वामान चढ़ाना है आप आराम से चढ़ा सकते हो। तो ये जो गहराई है, कई बार तो ये प्राकृतिक होती है, कई बार जो ये गहराई है, ये गहराई कृत्रिम रूप से खोदी जाती है, दोनों बातें हो सकती है। तो प्राकृतिक बंदरगाह जैसे विशाखापट्टनम प्राकृतिक है, बट चेन्नई बंदरगाह को हमने बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, सबसे पुराना बंदरगाह है ये। मतलब आज़ादी से पहले भी ये बहुत प्रचलन में था चेन्नई बंदरगाह, अंग्रेजों के समय। ओके। फिर आप देखिए हमारे भारत के कुछ है ना तट हैं, इन तटों के कुछ नाम हैं, आपको ये नाम आने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक जगह है भुज, है ना, यहाँ पर एक जगह है भुज, और यहाँ पर एक जगह है सूरत। आप भुज से सूरत तक आ जाओ, इसको कहते हैं अपन सौराष्ट्र तट। इस कोस्ट को क्या कहते हैं? सौराष्ट्र तट। और मेनली अगर आप देखें तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है गुजरात। फिर आप सूरत से यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ तक, कहाँ तक? गोवा तक। सूरत से लेके गोवा तक ये जो तट है ना, इसको अपन कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। ये अपने को पड़ेगा महाराष्ट्र और गोवा में। कोंकण तट कहाँ कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र और गोवा में। तट के नाम है और कुछ नहीं है ना। फिर एक कर्नाटक में आओ तो आपको एक जगह मिलेगी मंगलुरु। कौन सी? मंगलुरु। गोवा से मंगलुरु तक आ जाओ आप, तो इसको अपन बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। कौन सा राज्य मिलेगा आपको ये कन्नड़ तट वाला? कर्नाटक। फिर आप देखें ये जो पूरा केरल का तट है, यहाँ पर पूरा केरल राज्य है। केरल का राज्य का जो तट है, इसको अपन कहते हैं मालाबार तट। इसको क्या बोलते हैं अपन? मालाबार तट। मालाबार तट आपको कहाँ मिलेगा? ये केरल राज्य में मिलेगा। ठीक है। फिर इधर पूर्वी तट पे आए। पूर्वी तट पे देखो एक नदी है, झारखंड से आती है, नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। ठीक है। स्वर्ण रेखा से आप एक नदी तक आ जाओ, यहाँ पर उड़ीसा की एक नदी है ना,
नदी का नाम है महानदी। स्वर्ण रेखा से महानदी तक का जो तट है ना, इसको अपन कहते हैं उत्कल तट। उत्कल तट या फिर इसको अपन कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, ये कौन से राज्य में पड़ेगा अपन को? ये पड़ेगा ओडिशा राज्य में। उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, ठीक है। फिर देखो महानदी से अगर आप नीचे उतरो, ये तो महानदी है ना। महानदी से अगर आप नीचे आओ तो एक नदी आएगी अपने पास। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। बीच में गोदावरी भी आती है, बट मेन अपन कहाँ तक आएंगे? कृष्णा नदी का है। महानदी से कहाँ तक आ जाओ आप? कृष्णा नदी तक। बीच में गोदावरी भी आएगी। तो ये जो तट है कृष्णा तक महानदी से, इसको कहते हैं आंध्रा तट। ये कौन से प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में। और फिर कृष्णा से कन्याकुमारी तक का जो तट है, कृष्णा से कहाँ तक आ जाओ? कन्याकुमारी तक आ जाओ। कृष्णा से कन्याकुमारी तक आ जाओ। ये जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। इसको क्या कहते हैं अपन? कोरोमंडल तट। और ये कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है। तो यार ये तटों के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप याद रखना कि गुजरात का तट जो है सौराष्ट्र तट कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट कहलाते हैं। फिर गोवा से मैंगलोर कन्नड़ तट कहलाता है। और केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। उस तरफ आप जाओगे, है ना, तो स्वर्ण रेखा से लेके महानदी तक आ जाओ, उत्कल या उत्तरी सरकार तट। महानदी से फिर कृष्णा नदी तक आ जाओ, आंध्रा तट या आंध्र प्रदेश तट। और फिर लास्ट में जो तमिलनाडु राज्य का तट है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तब आपका क्या तैयार होगा? आपका तैयार होगा तटीय मैदानी प्रदेश। भारत का तटीय मैदानी प्रदेश चौथा प्रदेश होगा। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा इस भारत के चौथे भौतिक प्रदेश के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के द्वीप समूह की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।